रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुकदमात की समाअत चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा ज़ेर समाअत आए, या किसी ट्रायल कोर्ट में, ATC अदालत में, नैब की अदालत में, किसी स्पेशल कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा चल रहा हो, मैंने हमेशा अपने व्लॉग में, अपनी वीडियोज़ में इस बात की निशानदही की है कि जो खान साहब की लीगल टीम की कोताही, लापरवाही, जो सुस्ती है, उसका खमियाजा ना सिर्फ इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को, फैमिली को, बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस काहली, सुस्ती, लापरवाही का खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसे नुकात की, ऐसे पॉइंट्स की निशानदही करते हैं तो हमें या तो टाउट कहा जाता है या फिर ये कहा जाता है कि आप इमरान खान को बहुत ज़्यादा हल्फ तनकीद बनाते हैं। आज यही वाली बात कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से लापरवाही की जाती है, इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से काहली और सुस्ती दिखाई जाती है, जिसका खमियाजा फिर क्लाइंट यानी इमरान खान और उनकी फैमिली भुगतते हैं। अब हुआ क्या है, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम से जुड़ी जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की अपीलें दायर की गई, 20 दिसंबर को अदालत का यह फैसला आया था और उस फैसले के ख़िलाफ़ जब अपीलें दायर की गई तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की अपीलों पर एतराज़ लगा दिया। अभी कुछ हफ़्तों पहले जब इमरान खान साहब की अदालत का मामला सामने आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो आँखों के आर्जे में मुब्तला हैं, तो इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम जो मुकदमात जिनमें अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, उनमें सज़ा की सस्पेंशन के लिए और मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर की गईं। आज हुआ ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस का मुकदमा, उसमें तो सरफराज डोगर साहब ने तारीख दे दी है उनके बेंच की तरफ से, लेकिन तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की कन्विक्शन हुई, उसमें अब जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर नई दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त पे आज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब ने समाअत की। अब इस केस में इमरान खान साहब के वकील जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने जो अपीलें थी, 20 दिसंबर को फैसला आता है, 29 दिसंबर को हमने अपील फ़ाइल कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो है वो एतराज़ात लगा दिए गए। लेकिन जब एतराज़ात लगे तो हमें उन एतराज़ात से मुतल्लिक़ इन्फॉर्म तक जो है वो नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि अपीलों के ऊपर क्या एतराज़ात लगाए गए हैं। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब हमने मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है उसकी सस्पेंशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया 14 फरवरी को, तब हमें पता चला कि हमारी जो मरकज़ी अपीलें हैं उनके ऊपर एतराज़ात लगा दिए गए हैं, जिस पर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब ने उनसे ये कहा कि जब वकील अपनी फ़ाइल छोड़ देता है, जब वकील अपनी फ़ाइल छोड़ देता है तो फिर यही होता है। अब जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब क्या कह रहे हैं? खादिम हुसैन सोमरू साहब ये कह रहे हैं कि आम तौर पे जब वकील अपना मुकदमा चाहे वो हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करे, अपने केस को वो फॉलो करता है अपने मुंशी के ज़रिए, अपने असिस्टेंट के ज़रिए, कि उसको नंबर लगा है, उसका नंबर अगर नहीं लगा उसकी वजूहात क्या हैं, क्या कहीं कोई एतराज़ात तो नहीं लग गए। क्योंकि जो विजिलेंट लॉयर्स होते हैं वो तो जब केस हाई कोर्ट में फ़ाइल करें, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करें, वफाकी आनी अदालत में दायर करें, वो अपने मुंशी से नंबर मांगते हैं कि हमारे केस के ऊपर डायरी नंबर क्या लगा है, डायरी नंबर के बाद उसको केस नंबर क्या लगा है। जब खान साहब का जो मरकज़ी जो अपीलें हैं इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की, 29 दिसंबर को दायर होती हैं और 14 फरवरी तक उस पर नंबर नहीं लगता, डायरी नंबर नहीं लगता, तो वकील साहब को पूछना चाहिए ना कि इसको नंबर क्यों नहीं लग रहा। इस बात की निशानदेही की है कि आपको फॉलो करना चाहिए था। जज खादिम हुसैन सोमरू साहब ने कहा कि जब आपने अपनी फ़ाइल ही छोड़ दी, आपने पता ही नहीं किया, फॉलोअप नहीं लिया कि आपके केस पे एतराज़ात लगे हैं नहीं लगे, डायरी नंबर लगा है नहीं लगा, केस नंबर क्यों नहीं लग सका, ये आपने पता करना था, आपको विजिलेंट लेना था, मुकदमा आपका था, परवाह आपको होनी चाहिए थी, ख्याल आपको होना चाहिए था। तो उसके बाद फिर जज साहब ने हुक्म ये दिया है कि आप चूँकि फ़ाइल ही आपने छोड़ दी, तो फ़ाइल जब आप छोड़ देते हैं तो इसमें यही होता है। तो जज साहब ने हदायत ये की है गैर मुइना मुद्दत तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए कि अपीलें बर वक्त दायर करने की जो अपीलें हैं उन पर जो एतराज़ात लगाए गए हैं, उन एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए अलग से आप जो है वो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करें कि वो जो एतराज़ात लगाए गए उन एतराज़ात को जो रिमूव करना था, रिमूव करने में जो ताख़ीर हुई है उस ताख़ीर को ख़त्म करने के लिए, एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए अलग से नई दरख्वास्त दायर करें।
तो ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब ने कहा है कि ये होता है इमरान खान साहब के केस में, ऐसे गड़बड़ होती है कि जब नीचे से काहली सुस्ती किसी एक जगह से हो तो फिर ऊपर तक मुकदमे में गड़बड़ चली आती है। एक और मुकदमा भी नाज़रीन इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ही इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर जस्टिस डोगर साहब ने और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने समाअत की थी। तो उस बेंच का जो फैसला था जिसमें 10 मार्च तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया था, अब उस तहरीरी हुक्मनामे में ये बताया गया है कि एक तो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको नोटिस करके जवाब मांग लिया गया है और आइंदा समाअत जो कि 10 मार्च को होना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के साथ साथ जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, उनको नोटिस करके उनसे भी जवाब मांग लिया है। और जो मरकज़ी मुकदमा है जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब की कन्विक्शन का फैसला सुनाया था, उसको भी इस मुतफरक दरख्वास्त के साथ लगाने का अदालत ने हुक्म सादिर फरमा दिया है। लेकिन इसके साथ नाज़रीन एक और भी मुकदमा है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ा, बल्कि उनकी पार्टी से जुड़ा। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया फ़ॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का, जिसमें हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद फिर तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो है वो सज़ा याफ्ता हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक जब फ़ॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग पे इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये मामला इंक्वायरी के लिए FIA को भिजवाया जाता है। अब FIA ने इस मामले में जो अब तक की इंक्वायरी की थी उसमें नई पेशरफ्त ये सामने आई है कि 2 नए मुल्ज़मान, जिसमें मुल्ज़म सिराज अहमद हैं, जिसमें मुल्ज़म फैसल काजी हैं, जिनको इस केस में शामिल किया गया था, बतौर एक्यूज़ नाम शामिल कर लिया गया था, उन्होंने अदालत से ज़मानत के लिए रजू कर लिया था। अब जो काकड़ साहब की जो अदालत है जो कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की समाअत कर रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज़ हैं, इन दोनों मुल्ज़मान को, सिराज अहमद को और मुल्ज़म फैसल काजी को, जो अबूरी ज़मानत है उसमें 25 मार्च तक तौसीह कर दी है। लेकिन चलान अदालत में नहीं आ सका, जिस पर आज FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया है कि कोशिश ये है कि जो चलान है वो सप्लीमेंट्री चलान की बजाय जो हतमी चलान है वो अदालत में दाखिल किया जा सके। तो इस वजह से ताख़ीर हो रही है और ये जो 2 मुल्ज़मान हैं इनकी हद तक जो है वो चलान मुकम्मल कर लिया गया है, जिस पर अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक साहब को हुक्म दिया है कि ये सारा काम मुकम्मल करें। इसमें पहले ही सालों की, महीनों की ताख़ीर हो चुकी है, मज़ीद ताख़ीर जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इसमें चलान जो है वो दाखिल करें, हतमी चलान लेके आएँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत से जुड़ी 2 अहम खबरें हैं। पहले नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं। नाज़रीन 9 मई का आपको पता है जो इंसिडेंट 2023 में हुआ, और 9 मई के इंसिडेंट के बाद असूली तौर पे हुकूमत ने फैसला किया कि जो शरपसंद हैं 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनमें से कोई 105 लोगों को जो है वो ट्रांसफ़र किया गया आम अदालतों से मिलिट्री कोर्ट में, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी भी शामिल थे और भी प्रोमिनेंट शख्सियात उसमें शामिल थीं। अब वो जो लोग जिन्हें आम अदालतों से मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया, उनके इस ट्रांसफ़र को आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करे क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तो आपको याद होगा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच पीछे बाकी बचा था, बंदयाल साहब तो रिटायर हो गए थे, उस बेंच ने 4-1 से फैसला दिया था और 4-1 के उस फैसले में कसरत राय के साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आर्मी एक्ट की कुछ प्रोविजन को कलअदम करार दे दिया था कि ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके ये मुनाफी हैं। उस पर फिर इंट्रा कोर्ट अपीलें आई थी। अब जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पे समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस तारिक मसूद साहब की सरबराही में बेंच बना, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बेंच बना। इसी दौरान वो तमाम मुल्ज़मान 103 या 105 जिन्हें मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, उनके खिलाफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट में प्रोसीडिंग का आगाज़ हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो कुछ अरसे के लिए तो मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई को रोका गया, लेकिन बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ने इजाज़त हासिल की कि यहाँ पे जो मुकदमा है वो बड़े अरसे से पेंडिंग चला आ रहा है और इसमें बड़े लंबे लंबे दलाइल दिए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वकला इसमें मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में वकला ने रिप्रेजेंट करना है अपने अपने क्लाइंट्स को। तो इस दौरान आप ऐसा कर लें कि मिलिट्री कोर्ट को आप फैसला करने से रोक दें, लेकिन ट्रायल जो उसका रोका गया है, ट्रायल रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ट्रायल रोकने का फैसला वापस ले लिया था, लेकिन अल्टीमेटली हम नतीजे पे आते हैं कि हुआ क्या।
हुआ ये कि मिलिट्री कोर्ट को बाद में फ़ैसला सुनाने की इजाज़त भी दे दी गई, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स ने वो जो 9 मई के मुल्ज़मान थे उन्हें कन्विक्ट कर दिया, किसी को 3 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए। इमरान खान साहब के भांजे एहसान न्याज़ी भी कन्विक्टेड हो गए। अब उस पर फिर बात रह गई सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कि आप इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला करें। तो इंट्रा कोर्ट अपीलों पे 5 रुकनी बेंच ने ग़ालिबन 4-1 से फैसला दिया। जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने इख्तलाफ किया, लेकिन अक्सरियती फैसले में यह कहा गया कि जो मिलिट्री कोर्ट के सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इजाज़त दे दी, लेकिन साथ में अदालत ने यह कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जो मिलिट्री कोर्ट से जिसको सज़ा मिले उसको राइट ऑफ अपील भी होना चाहिए। हुकूमत कानून साजी करके मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता जो लोग हैं उन्हें राइट ऑफ अपील मुहैया करे, तो वो राइट ऑफ अपील आज तक उन मुल्ज़मान को नहीं मिल सकी, उन मुजरमान को नहीं मिल सकी जिन्हें मिलिट्री कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। अब कल सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच में इसी नोयत का एक मुकदमा था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब के बेंच ने अटॉर्नी जनरल को बुला लिया है, और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि एक फ़ैसला, बल्कि वो 7 रुकनी बेंच था, 5 रुकनी ही नहीं 7 रुकनी बेंच था, कि एक 7 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया है। उस फैसले में जो कन्विक्टेड लोग हैं मिलिट्री कोर्ट से उनको राइट ऑफ अपील दिया गया है। अटॉर्नी जनरल को हम इसलिए बुलाना चाहते हैं, उनसे मालूम करना चाहते हैं, उनसे हमने पता करना है कि आया कि वो लेजिस्लेशन की गई, कानून में अमेंडमेंट की गई, राइट ऑफ अपील जो है वो कानून में फराहम कर दिया गया या नहीं फराहम कर दिया गया। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपका जो पैगाम है वो अटॉर्नी जनरल को दे दिया जाएगा, जो हदायत होंगी उन हदायत से मुतल्लिक भी आपको आगाह कर देंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल को, उनको हम खुद सुनना चाहते हैं, उनसे पता करना चाहते हैं कि राइट ऑफ अपील दे दिया गया है, अदालती फैसले पे अमल दरामद हो चुका है, और अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर आप यूँ समझें कि कॉग्निजेंस लेके अब हुकूमत से जवाब मांगा है कि क्या आप मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ राइट ऑफ अपील देने के लिए कानून साजी कर चुके हैं, या कानून साजी अगर करनी है तो कितने अरसे में कर लेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन कोई एक और भी खबर है वफाकी आईनी अदालत से जुड़ी, और ख़बर ये है कि आईनी अदालत को चूना लगाने की कोशिश की गई। अब आईनी अदालत को चूना लगाने की या आईनी अदालत के साथ खेल खेलने की क्या कोशिश की गई, वो नाज़रीन ये कोशिश की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट से केसेस डिसाइड हो चुके थे, अब सुप्रीम कोर्ट से केसेस डिसाइड होने का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में आपको ये बता दें। नाज़रीन जब हाई कोर्ट से या किसी स्पेशल कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ैसला करती है। उस फैसले से किसी को इख्तलाफ हो या कोई और वजह हो तो आप नज़रसानी फ़ाइल कर देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी का फ़ैसला भी कर ले उसके बाद वो मामला जो है पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब आईनी अदालत बनी है गुज़िश्ता साल नवंबर अक्टूबर में, उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट फैसले कर चुकी थी जिसमें अपीलों का फ़ैसला भी हो चुका था, नज़रसानी दरख्वास्तों का फ़ैसला भी हो चुका था। हुआ ये कि वो जो नज़रसानी के केसेस जो कि डिसाइड हो चुके थे और उन मुकदमात की जो हैसियत है वो फाइनलिटी अख्तियार कर चुकी थी, आईनी अदालत बनने के बाद उन नज़रसानी के दरख्वास्तों के ऊपर आईनी अदालतों से रजू करना शुरू कर दिया गया, वफाकी आईनी अदालत से रजू करना शुरू कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अब हम आईनी अदालत में चैलेंज करेंगे। तो इस पर जो चीफ जस्टिस हैं आईनी अदालत के, उनकी तरफ से एक अथॉरिटी जो है वो दी गई है, एक फ़ैसला डिक्लेयर किया गया है जिसमें यह कह दिया गया है कि जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज हो चुका है, फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है और वो 27वें आईनी तरमीम से पहले सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो फिर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप सुप्रीम कोर्ट के उन फाइनल जजमेंट्स को जो कि हतमी सूरत अख्तियार कर चुके हैं, आप उन्हें आईनी अदालत में जो है वो चैलेंज करना शुरू कर दें, या उन फैसलों पे आईनी अदालत अपनी अदालती कार्रवाई लगा के बैठ जाए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जो मुकदमा फाइनलिटी अख्तियार कर चुके हैं उन्हें आप 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत में नहीं ला सकते या आईनी अदालत में दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच ने फैसला दिया, और ये सब कुछ हो रहा था कि जो मुकदमा एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तौर पे डिसाइड हो चुका है, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसे उठा के फिर दोबारा जो है आईनी अदालत में ले जाया जा रहा था ताकि उस अदालत का वक्त भी ज़ाया किया जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।